हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर हुआ था 2019 में। तो यहाँ पे हम अपने वो 60 क्वेश्चन विद डीप एनालिसिस के साथ में क्या करेंगे, शुरुआत फिर करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है आपको? मीन दे रखा है आपको 10 और मीडियन कितना दे रखा है आपको? 15 दे रखा है। आपको क्या निकालना है भाई? मोड निकालना है। मोड निकालने का एक शॉर्टकट हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जो मोड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमारा क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन कितना है हमारा? 15 है और उसमें से माइनस करेंगे क्या? 2 मीन। मीन कितना हमारा? 10 है। कर दो 45 माइनस 20, तो हमारा मोड कितना आ जाएगा? 25। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 25। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल। बिल और चेक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या नहीं है, सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रखा है इसने। तो चेक में भी क्रॉस होता है बिल्कुल, बट नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो बिल्कुल सही है। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर। चेक हमेशा बैंकर पे ड्रॉन होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है आपका बैंकर पे भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। ठीक है, बिल में 3 पार्टीज होती हैं, पता है ना आपका, और प्रोमिसरी नोट में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, उसके बाद में एक ग्रेस ऑफ द 3 डेज अलाउड इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ ए टाइम बिल। बिल्कुल हमारा 3 डेज का हमें क्या मिलता है? 3 डेज का ग्रेस टाइम मिलता है, लेकिन नो ग्रेस डेज इज गिवन इन द केस ऑफ चेक। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? सही है। ये तो तीनों सही है। तो फोर्थ हमारी क्या आती है आपकी? फोर्थ स्टेटमेंट आपका बोलता है, चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपका क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसने क्या बोल दिया आपका? बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है? 4। इसने पूछा था बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डिफरेंस हमारा सही नहीं है। तो 4th नंबर वाला हमारा क्या हुआ? राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 हमारा बोलते हैं, रॉबर्ट लाउटरबोन ने 4 सी दिए थे आपके, इनमें से एक कौन सा नहीं है उन चारों में से? तो कस्टमर सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं आपका प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट होता है। कस्टमर की कॉस्ट हमारी क्या होती है? प्राइस होती है। कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? प्रमोशन होता है। उसके बाद में क्रेडिट टर्म हमारा नहीं होता। किस में नहीं आता? सी में नहीं आता। इसकी जगह पे हमारा क्या आता है? कन्वीनियंस आता है। ठीक है, और कन्वीनियंस का हमारा 4P में से क्या आ जाएगा आपका? प्लेस। क्या आ जाएगा? प्लेस। तो आपको याद रखने हैं 4P कौन से हैं? दूसरे आपके 4P दिए किसने थे? आपके मैगार्थी ने दिए थे। उसके बाद में क्या आया आपका? 3P, और इसके अंदर सर्विस मार्केटिंग के क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि वो 3P कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में इसने डिफरेंस पूछा है कि कौन सा सही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द शॉर्ट रन वेयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द लॉन्ग रन। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका किसके लिए किया जाता है? लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। शॉर्ट रन के तो आपका रेवेन्यू होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर द इंडस्ट्री वेयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द डिफाइंड फॉर ए फर्म। ऐसा तो कुछ नहीं होता। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस वेयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट रिकॉर्ड। ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों को ही क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, बिल्कुल सही है। बिजनेस वेयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर टू मेंटेन, आपकी मेंटेन करके रखता है डे टू डे एक्टिविटीज को। कौन? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आपका 4th क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4th क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अबरमेई फिडे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अबरमेई फिडे? क्या मतलब होता है आपके अबरमेई फिडे का? तो इसका मतलब होता है आपका एटमोस्ट गुड फेथ। क्योंकि हमने कल जो मैराथन किया था आपका सर्विस वाला, उसके अंदर हमने सारे प्रकार की क्या पढ़ी थी? आपकी बिजनेस सर्विसेज पढ़ी थी। उसमें एक सर्विस में आता है आपका इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस को हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा है। उसके सारे के सारे क्या पढ़े हैं? प्रिंसिपल पढ़े हैं। और ये एटमोस्ट गुड फेथ भी उसका क्या होता है? कि प्रिंसिपल होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या? ए बिल ऑफ
2000 फॉर द ओल्ड ऑफिस फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राजेश। 2000 रुपए का मिस्टर राजेश को हमने क्या कर दिया, ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, ठीक है। और एंटर कर दिया हमने उसको किसमें, सेल बुक में एंटर कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, एंट्री हमने क्या की होगी, राजेश अकाउंट क्या किया होगा हमने, डेबिट और टू सेल्स, जो कि बिल्कुल क्या हमारी गलत एंट्री है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी थी, 2500 रुपए थी, यानी कि 2500। व्हाट विल बी रेक्टिफाई एंट्री इसने पूछी है। तो गलत एंट्री तो हमने ये की कि राजेश अकाउंट डेबिट टू हमने क्या कर दी, सेल कर दी 2000 से। कितने से की हमने, 2000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद में सही एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री आपकी होनी चाहिए थी, राजेश अकाउंट को डेबिट करते, कितने से करते, 2000 का फर्नीचर दिया है भाई। लॉस हो गया हमें सेल ऑन एसेट पे, सेल ऑन एसेट पे हमें लॉस कितने का हो गया आपका, 500 रुपए का। और टू करेंगे आपका फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर चला गया। या जब फर्नीचर की वैल्यू, यानी कि जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट क्या होती है आपकी, डेबिट होती है। और जब एसेट की वैल्यू क्या होती है आपकी, घटती है, तो वो क्या होती है, क्रेडिट। क्या होती है आपकी, क्रेडिट। तो आपकी सही एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, ये हमने की नहीं, हमने ये वाली एंट्री कर दी। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो राजेश को तो पहले डेबिट कर रखा है और राजेश क्या होता आपका, डेबिट ही होता। हमने सेल को गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, सेल को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या करेंगे हम, सेल अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे भाई, 2000 से। लॉस को हमने किया नहीं था तो करेंगे आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 500 रुपए से, ठीक है। और टू लिखेंगे हम क्या आपका, फर्नीचर। क्या लिखेंगे आपका, फर्नीचर। देखो कौन सी एंट्री में ये चीज आती है आपकी, सेल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, और टू आपका फर्नीचर 2500 रुपए से, ठीक है। उसके बाद में देखो कहां पे आ रखा आपका, सेल अकाउंट डेबिट 2000 से, लॉस ऑन सेल आपका फर्नीचर 500 रुपए से, और फर्नीचर कितने से हो रखा है, 2500 से। तो ये क्या हो जाएगी आपकी राइट एंट्री। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 आपका आता है, हु डेवलप ए मॉडल ऑफ प्रिडिक्टिंग ए बैंक्रप्सी, किसने दिया था, तो ये आपका मॉडल आपका दिया था किसने, एडवर्ड ऑल्टमैन ने। किसने दिया था, एडवर्ड ऑल्टमैन ने। ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये क्या है आपका, जेड स्कोरिंग मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेड स्कोरिंग मॉडल। और किसको फोरकास्ट करने के लिए दिया जाता है, ये आपके इंडस्ट्रियल बैंक्रप्सी को करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए हम ये मॉडल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर कंज्यूमर प्रमोशनल टूल, नहीं है इनमें से। तो रिबेट तो है आपका, रिबेट क्या आपका, प्रमोशनल टूल बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या बोलते हैं, आपके अवार्ड जो होते हैं वो भी होते हैं। ट्रेड शो जो लगाते हैं ना, वो हम किसके लिए नहीं लगाते, आपके कंज्यूमर के लिए नहीं लगाते। किसके लिए लगाते हैं, आपके जो या तो होलसेलर होते हैं उनके लिए लगाते हैं, या आपके जो बीच में ब्रोकर होते हैं, या आपके मर्चेंट जो होते हैं ना उनके लिए लगाते हैं। तो थर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 99, ट्रेड ऑन इक्विटी किसको बोलते हैं, तो ट्रेड ऑन इक्विटी किस में आता है आपका, फाइनेंशियल लीवरेज में आता है। फाइनेंशियल लीवरेज का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, ट्रेड ऑन इक्विटी होता है। क्या होती है आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड का ज्यादा प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि आपके इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। उसको हम बोलते हैं आपका ट्रेड ऑन इक्विटी। मोर बोरोड फंड को यूज करना किस, और लेस आपकी शेयर कैपिटल को यूज करना। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द रेशियो एनालिसिस, की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, ये पूछा इसने। प्रोबेबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग करना, ये तो लिमिटेशन हो गई। इनहेरेंट लिमिटेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं आपके रेशियो में। एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ये हमारी क्या बन जाती है, एडवांटेज बन जाती है, ना कि हमारी क्या कोई लिमिटेशन है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस करेक्शन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका काई स्क्वायर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये आपका काई स्क्वायर से रिलेटेड है आपका। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, पाथ गोल थ्योरी किसने दी थी भाई, पाथ गोल थ्योरी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, आपकी लीडरशिप की थ्योरी है। किसने दी थी, रॉबर्ट हाउस ने। किसने दी थी आपकी पाथ गोल थ्योरी, रॉबर्ट हाउस ने। अब आप बताना स्टीफन रॉबिन्स ने क्या दिया था और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या दिया था, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की कौन सी थ्योरी है आपकी,
आपको कमेंट करके बतानी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल गिवन बाय द हेनरी मिंटबर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जैसे एक मोटिवेशन की थ्योरी हो गई, ये रोल हो गया आपका, फंक्शनल फॉर्मनशिप हो गई। तो इसके अंदर इसने हेनरी मिंटबर्ग ने कितने रोल दिए थे, आपके 3 प्रकार के रोल को बांटा था। इंटरपर्सनल दिया था, इंफॉर्मेशनल दिया था और मैनेजरियल, 3 प्रकार के रोल दिए थे। और उसमें फिर उनको और ज्यादा आगे बाइफरकेट करके टोटल कितने रोल दिए थे, इसने 10 रोल दिए थे। उसमें से ये पूछ रहा है कि एक कौन सा नहीं है, तो स्पोक्स पर्सन का भी था, फिगर हेड का भी था, आपका प्लानर का कोई रोल नहीं था और नेगोशिएटर का भी था। आपको वो 10 के 10 क्या करने हैं, याद करने हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो रिपीटेड होते हैं आपके एस्टेट एग्जाम में। अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आता, तो आप सारे के सारे टॉपिक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनके ऊपर एक मैराथन आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड ए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको कहते हैं, आपकी फैक्टर कॉस्ट पे आती है, सीधा ही दिख रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, वो क्या होती है आपकी नेट नेशनल इनकम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से क्लैरिकल एरर कौन सी नहीं है। क्लैरिकल एरर कौन सी नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन यानी कि क्लर्क भूल भी सकता है, एरर ऑफ कमीशन वो क्या कर सकता है, उल्टी सीधी एंट्री भी कर सकता है। तो दोनों ही आपकी क्लरिकल एरर में इंक्लूड है। एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके लॉ का जानकारी यानी कि आपके सारे रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस जो होती है ना आपके अकाउंटेंसी की, वो किसको पता होनी चाहिए, सीए को पता होनी चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो ये आपकी क्लरिकल एरर नहीं है। क्योंकि क्लरिकल वर्क तो आपका बीकॉम वाला बच्चा भी कर सकता है, 12th वाला भी कर सकता है ना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ही इजी है, ये तो क्या ही करे, देखो अर्थमेटिक मीन निकाला है, सबको क्या करो, टोटल करो और नंबर ऑफ जितने भी हैं आपके 5 उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 16 क्या आ जाएगा आपका, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, देखो इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट के अंदर। द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट दिया किसने था और ये किससे रिलेटेड था। तो पहले बता दूं मैं आपको, डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड था ये बिल्कुल। इसके जो गॉर्डन ने दिया आपके ये मॉडल में, उसने कहा है कि आपका जो इन्वेस्टर है वो क्या सोचता है कि आज के दिन जितना आपका डिविडेंड है, अगर वो आज के दिन मिल जाए तो वो बेस्ट है, हम उसका क्या करें, फ्यूचर में मिलने के बजाय, क्योंकि फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, क्या पता फ्यूचर में तो उतना भी ना मिले। तो आज जितना मिल जाए वही क्या होता है आपका प्रॉफिटेबल होता है। बर्ड इन द हैंड आर्गुमेंट यही बोलता है डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी के बारे में। तो ये किसने दिया था, आपका राइटर भी बता रखा है, मेयर गॉर्डन ने दिया था। और लिंटर असर्ट द इन्वेस्टर प्रेफर करता है आपके करंट डिविडेंड को किस चीज के कंपैरिजन में, इन फ्यूचर में मिलने वाले, क्योंकि अनसर्टेन है भाई आपका फ्यूचर, क्या पता आपकी इंडस्ट्री आगे कल को क्या हो जाए, आपकी कंपनी डूब जाए, है ना। तो आज ही मिल जाए वो क्या आपका बेटर है, आज ही मिल जाए वो क्या आपका बेटर है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए की और उस पर इनफ्लो कितना है 1080, यानी कि 1000 पे हमने कितना कमाया, 80 रुपए कमाया, निकाल दो, रेट ही तो पूछ रखी है। 1000 पे हमने 80 कमाया है, 100 को करके क्या करेंगे, 8% आ जाएगी डायरेक्ट, कितनी आ जाती है 8% आ जाती है। चाहिए आप फॉर्मूले में रख के निकाल दो, बिल्कुल आसान था क्योंकि एक ही साल की पूछ रखी थी इसने। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है आपका कैश फ्लो से। तो कौन सा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आपका थर्ड, किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मियर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI किससे रिलेटेड है। तो ये आपकी एक प्रकार की किसकी थ्योरी होती है, पर्सनैलिटी की थ्योरी होती है, जो आपका आइडेंटिफाई करती है 16 टाइप की पर्सनैलिटी। कितने प्रकार की, 16 टाइप की पर्सनैलिटी को आपको बताती है। क्या किस चीज की थ्योरी होती है, आपकी पर्सनैलिटी की थ्योरी होती है। यहाँ पे आपको थ्योरीज बतानी है कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पूछा इसने मैचिंग करना आपको, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसकी है, किसने दी थी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ऑफ नीड थ्योरी आपकी अब्राहम मैस्लो ने दी। उसके बाद में आपकी थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दी थी, हसबर्ग ने दी थी। आपकी 2 फैक्टर थ्योरी, हसबर्ग ने कौन सी दी, 2 फैक्टर थ्योरी। विक्टर ब्रूम ने कौन सी दी थी, आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और थ्योरी ऑफ नीड किसने दी थी, डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। किसने दी थी, तो आप मैच कर लेना इसको। उसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, ये आपको बता रखा है मैस्लो की हायरार्की, मैकग्रेगर के एक्स एंड वाई, आजबर्ग के 2 फैक्टर, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी और मैकलन की एक्वायर्ड नीड थ्योरी होती है। उसके बाद में आपको बता रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। डोमेस्टिक में और नेशनल में एक ही चीज का फर्क होता है, वो होता है आपका फैक्टर इनकम का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो आपका सेकंड क्या बन जाएगा, राइट आंसर, सेकंड क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है when the consent to agreement is obtained by a coercion agreement is the voidable। ये बोल रहा है कि हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं एग्रीमेंट, धमका के करते हैं, किसी को क्या करते हैं, धमका के करते हैं। तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है आपका, वॉइडेबल हो सकता है। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो सकता है भाई, जिस पार्टी को हमने धमकाया है उसी पार्टी के तो ऑप्शन पे क्या हो सकता है वो आपका, यानी कि जिस पार्टी की हमने कंसेंट ली है, कैसे डरा धमका के जिसकी कंसेंट ली है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत रिपीटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई, इसको बिल्कुल निशान लगा लो, बार बार करना है। डू पॉइंट एनालिसिस किससे रिलेटेड नहीं है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल आपकी आती है डू पॉइंट एनालिसिस में, प्रॉफिट मार्जिन भी आता है और एसेट टर्नओवर भी आता है, तीनों चीजें आती हैं। डिविडेंड से रिलेटेड नहीं है, डिविडेंड का कोई लेना देना इसके अंदर नहीं होता डू पॉइंट एनालिसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने दी थी भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब सबको पता है किसने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट आपकी बुक, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। किसने दी थी आपकी साइंटिफिक में, अब यहाँ पे आगे कंफ्यूजन हो जाता है आपका कि 1911 में दी थी कि 17 में दी थी। आपका शॉप फ्लोर कब आया था आपका 1911 में, तो राइट आंसर क्या है आपका 1911, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कौन सा, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोमिस क्या है, प्रोमिस क्या है, जब आपका ऑफर क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका प्रोमिस बन जाता है। क्या बन जाता है आपका ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रोमिस बन जाता है। हुंडी क्या होती है भाई, जैसे कि आज के दिन हमारा एक्सचेंज का मोड क्या हो गया है, पैसा रुपया हो गया है। पहले जमाने में हमारा एक्सचेंज का मोड यानी कि हमारा लेन देन किसके द्वारा होता था, हुंडी के द्वारा। तो हुंडी हमारा एक डिमांड बिल होता था, क्या होता था हमारा एक प्रकार का डिमांड बिल होता था, क्या होता था डिमांड बिल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है डेब्ट की, नेट प्रोसीड दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं आपका, एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आपको निकालनी है। कैसे निकालनी, बिफोर टैक्स निकालनी है, बड़ा आसान है। देखो एक चीज करनी होती है, ऊपर आपको मैच्योरिटी वैल्यू और उसका नेट प्रोसीड का क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है, डिवाइड करना होता है एन से, और उसके नीचे क्या लेना होता है आपको, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का क्या लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। बस दो चीजें याद रखनी है आपको, क्वेश्चन हो जाएगा। डिफरेंस नीचे नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होता, आपको एवरेज लेना है, माइनस करके तो बिल्कुल डिवाइड। आंसर क्या आ गया आपका थर्ड क्या है आपका राइट आंसर। तो आप इंटरेस्ट को करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का ऊपर डिफरेंस लोगे, एन से डिवाइड करना है, और नीचे आपको मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड की क्या लेनी है, एवरेज। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका थर्ड, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, ये आपका मेमोरेंडम से संबंधित आ जाता है, एमओयू से। यानी कि जब आपका एमओयू क्या होता है, आपका चार्टर होता है कंपनी का, क्या निर्धारित करता है, आपकी कंपनी की बाउंड्रीज निर्धारित करता है कि आपकी कंपनी आपके एमओयू से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, और जब वो वहां से जाके काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। किससे रिलेटेड, आपके कंपनी एक्ट से किससे रिलेटेड, आपके कंपनी एक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इज नोन एज, यानी कि कैपिटल ओवर कैपिटलाइजेशन आपका हो रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि आपके एसेट की वैल्यू जितनी होनी चाहिए रियल वैल्यू से हमने ज्यादा दिखा रखी है, तो वो क्या है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या है आपका वो ओवर कैपिटलाइजेशन। और ओवर कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अंडर कैपिटलाइजेशन फिर भी ठीक होता है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप कम कैपिटल इन्वेस्ट करके भी क्या कर रहे हो, अदर कंपनी के बराबर या ज्यादा कमा रहे होते हो रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो आपको पढ़ना है कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या हो और ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेड टू फाइंड वे टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड।
डिमांड थ्रू ए फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्रमोशन अदर इंसेंटिव। ये होती है आपको क्या, सिंक्रो मार्केटिंग। ये क्या होती है आपकी सिंक्रो मार्केटिंग की डेफिनेशन दे रखी है पूरी की सिंक्रो मार्केटिंग क्या होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है भाई आपका, आरबीआई है ना। सेंट्रल बैंक कौन सा आपका, आरबीआई। तो ये पूछ रहा है कि आरबीआई का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो आरबीआई का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो बैंकर का बैंक है। क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि क्रेडिट को क्रिएशन करता है, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम तो आपका सेंट्रल बैंक का होता है, और क्रेडिट को क्रिएशन करने का काम आपके कमर्शियल बैंक का होता है। किसका होता है, आपके कमर्शियल बैंक का। तो ये वाला काम आपका किसका नहीं होता, आरबीआई का नहीं होता। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देख लेना। क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का होता है, लेकिन क्रिएशन करने का काम किसका होता है, आपका कमर्शियल बैंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आपका, Which of the following probability distribution used to describe the behavior of the rare event? कैसे पूछ रखा है, जो कभी कभार होने वाले इवेंट के लिए, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं, बिल्कुल आसान आपके एस्टेट में कोई ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते। व्हाट इज द थर्बलिक्स, ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपके पास अब भी एग्जाम में आ जाता। अगर आपने नहीं पढ़ रखा होता तो आप ये सोचते कि मैंने ये कॉमर्स में पढ़ी नहीं, ये टर्म पढ़ी नहीं, ये सोचते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या रखा है, आपका आंसर रखा है। देखो इसको उल्टा करके देखो, आपको आप जब इसको उल्टा करते हो ना, GILBRETH क्या बन जाता है, गिलबर्थ। क्या बन जाता है, गिलबर्थ। और ये क्लासिफिकेशन थी आपकी, किसके अंदर दी गई थी, और इन्होंने काम किया था FW टेलर के साथ में मिलके। दे रखा है आपकी 12th की बुक में, ठीक है। लेकिन जब आपको न्यू टर्म लग रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एजुकेशन गैस लगाएं, तुक्का नहीं मारना, थोड़ा सा एजुकेशन गैस लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपका 1, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा आपका 1। उसके बाद में आता है आपका इन नाइन प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी आपकी होती है। उसके अंदर हाई प्राइस ले रहे हो आप, और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, लो है। आप कस्टमर से प्राइस कैसा चार्ज कर रहे हो, हाई, लेकिन आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, लो। तो इसको बोलते हैं हम रिफ ऑफ स्ट्रेटजी। आपको ये सारी की सारी स्ट्रेटजी याद करनी है, आपको मिल जाएगी 9 सेल मैट्रिक्स, एक बार सर्च कर लेना गूगल पे। उसके बाद में आता है कि टेक्निकल जार्गन, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर हम बैरियर पढ़ते हैं। 4 प्रकार की हमारी बैरियर होती है, फिजिकल, सिमेंटिक, अपवर्ड, या फिर आपका जिसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी क्या बोलते हैं, या मूवमेंट बैरियर। तो ये आपका टेक्निकल जार्गन है, ये कौन सी में आता है, तो ये सिमेंटिक बैरियर में आता है। किस में आता है, आपका सिमेंटिक बैरियर के अंदर आता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 127। ये भी बिल्कुल आसान है, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। अब तुम ये सोचोगे कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे निकालूं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो x बढ़ता जा रहा है, 10 से 20, 30, 40, 50, यहाँ से वापस जा रहा है 50, 40, 30, 20, 10, यानी कि रिलेशन कैसा है, x और y में नेगेटिव है। कैसा आपका नेगेटिव है, दिख रहा है, क्वेश्चन से ही दिख रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 4। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील करता है आपके किसके साथ में, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय या वर्कर। ये हमारा फैक्ट्री एक्ट होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा एक्ट है आपका, फैक्ट्री एक्ट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्या बोलता है भाई, नवीन, सुरेश एंड तरुण आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, 5:3। उसमें से आपका सुरेश यानी कि तीसरे वाला क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, ठीक है। फर्म एंड इज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय, रिटायर हो गया, इसका शेयर कितना था आपका 3/10 था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके शेयर को नवीन और तरुण ने किस रेशियो में बांट लिया, 2 और 1 के रेशियो में बांट लिया। किस में बांट लिया, 2 और 1 के रेशियो में। तो आपको उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। पहले ये निकालो कि नवीन को कितना मिला, तो नवीन को कितना मिला, टोटल उसका 3 कितना था 10, उसमें थे नवीन को कितना मिला 2 कितना मिला 3, तो कितना मिला भाई 2/10 मिल गया, ठीक है। आगे सुरेश, तरुण को कितना मिला, तरुण को मिला आपका 3/10 था, 3/10 का कितना मिला 1/3, ठीक है। तो इसको मिल गया आपका 1/10। ये तो जो रिटायर गया उस पार्टनर से मिल गया, और बाकी उनके पास पहले ही था। पहले आपका नवीन का शेयर क्या है 5/10, ठीक है। उसमें से उसको कितना और मिल गया उसके जाने के बाद में 2/10, तो कितना हो गया भाई 7/10। उसके बाद में तरुण को कितना था पहले आपका शेयर
10 और 1/10 और मिल गया उसको, तो कितना हो गया आपका 3/10। तो इनका रेशियो क्या हो जाता है 7:3, इनका न्यू रेशियो हो जाता है। तो फोर्थ क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा कि इनका न्यू रेशियो कितना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है टर्म मार्केटिंग मायोपिया क्या है। तो मार्केटिंग मायोपिया किसने दी थी आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो थर्ड लेविट ने दिया था। मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया था आपका थर्ड लेविट ने दिया था। ये किसको दिखाता है आपका मार्केटिंग मायोपिया शॉर्ट साइटनेस को दिखाता है। किसको दिखाता है आपको। उसके बाद में आता है लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड वाला रूल कहाँ नहीं लागू होता। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, ये तो डिमांड कम हो जाती है और जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही होता है। तो गिफन गुड पे लागू नहीं होता, किस पे नहीं लागू होता आपके गिफन गुड्स पे लागू नहीं होता आपका लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 132 आता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो बजटेड सेल से हमारी एक्चुअल सेल जितनी ज्यादा वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते कैसे हैं भाई, प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है हमारा पीवी रेशियो। कैसे होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, अगर न्यूमेरिकल भी उससे आ जाता है छोटा। उसके बाद फॉलोइंग विच इज नॉट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट यानी कि आपकी मार्केट दो प्रकार की होती है, एक आपकी कैपिटल मार्केट होती है, एक आपकी क्या होती है मनी मार्केट होती है। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल बिल्कुल पेपर भी है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है भाई, ये कैपिटल मार्केट का है। और कॉल मनी मार्केट भी कैसी होती है आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल मेथड। तो मीन ही है आपका जो किससे कैलकुलेट नहीं होता भाई, ग्राफिक से कैलकुलेट नहीं होता। बाकी सारे ग्राफिक से क्या हो जाते हैं आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाकी ग्राफिक से सारे कैलकुलेट हो जाते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए फर्म इज मेंटेनिंग ए प्रोविजन बना रही है बैड डेब्ट्स के लिए, कितना का 5% का। डेटर प्रोविजन डिस्काउंट के लिए बनाना है 2.5% का। डेटर दे रखे हैं आपको 20,000 के, बना दो क्या दिक्कत है। 20,000 के आपके डेटर हैं, पहले आपको प्रोविजन बनाना है कौन सा बैड डेब्ट्स के लिए। 5% बनाओ, कितना बन गया 5%, 1,000 रुपए बन गया। डेप्ट कितने बच गए भाई 19,000 बच गए। 19,000 पे 2.5% और बना दो, किसका बना दोगे डिस्काउंट का। यही आपसे पूछ रखा है प्रॉब्लम क्या है। तो 475 रुपए आ गए। ये किस चीज के आ गए आपके डिस्काउंट के, किसके आ गए आपके डिस्काउंट के। उसके बाद में है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ए टीम डेवलपमेंट। तो इसके एक ही शॉर्टकट होता है आपका। शॉर्टकट क्या है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, वैसे याद नहीं रहता। आपको करना है फंस गया, क्या फंस गया भाई एनपीए। एनपीए क्या हो गया फंस गया, फंस गया क्या एनपीए फंस गया। एफ से क्या हो जाएगी आपकी फॉर्मिंग, एस से क्या हो जाएगी आपकी स्टॉर्मिंग, एन से क्या हो जाएगी नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। ठीक है, तो एनपीए क्या हो गया आपको लगाना है एनपीए और आगे फंस गया। ठीक है, ये इसको शॉर्टकट आपको याद करनी है टीम डेवलपमेंट की, बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बघा फिलिंग द ब्लैंक इज ए रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को हम आपके एक्सपेक्टेड इनफ्लोज से क्या करते हैं इक्वल करते हैं। पहले से आपका निर्धारित नहीं होता, आपका कहीं ना कहीं एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। क्या होता है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हार्थन स्टडी किससे रिलेटेड है भाई एल्टन माया से। यहाँ आके फिर कंफ्यूजन हो जाता है भाई, एल्टन माया का तो पता है, इससे आगे नहीं पता हमें ईस्टर्न कंपनी में थे कि वेस्टर्न कंपनी में थे। तो ये आपको याद रखना है वेस्टर्न कंपनी में थे। किस में थे आपके वेस्टर्न कंपनी में। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ कि बेसिक्स पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स वाले क्वेश्चन ही फिर वहां जाके फंस जाते हैं। हाई लेवल का तो हम पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है इक्वल चांस होता है। तो ये होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि आपकी दो प्रकार की क्या होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्या होती है टेक्निक होती है। अगर आप बोलोगे तो मैं ये करवा दूंगी, आपको वो सारे टॉपिक हमारे कमेंट बॉक्स में डालने जो जिसका आपको चाहिए, फिर ये करवा दे। उसका एक मैराथन लेके आऊंगी फिर मैं पूरा का पूरा। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 आपके प्राइवेट जो कंपनी है उसके मेंबर मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो मैक्सिमम तो 200 और मिनिमम कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बार्स किससे रिलेटेड है, BARS किससे रिलेटेड है भाई। ये आपके एक
किस चीज की होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन स्केल होती है। एक्सपेक्टेशन यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं। दो प्रकार के मेथड आपने पढ़े होंगे आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के, एक ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और एक मॉडर्न होते हैं। जैसे कि MBO भी उसी के अंदर आता है, 360 डिग्री भी उसी के अंदर आता है और आपका BARS भी उसी में आता है, ठीक है। तो ये आपका परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने का क्या होता है, एक मेथड होता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन किसके बारे में है, तो ये जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं। हमने पहले वाले 2018 वाले पेपर में डिस्कस भी किया था इसको। 1% कंपनी किसकी उस पे आई थी भाई, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। JJ ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपकी 1% कंपनी आई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एम्प्लॉय असिस्टेंट जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। और किस लिए चलाया जाता है, अपने एम्प्लॉय की पर्सनल हेल्थ और रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए चलाया जाता है, ठीक है। पर्सनल हेल्थ रिलेटेड के लिए कौन चलाती है, आपकी कंपनी चलाती है। कौन चलाती है, आपकी कंपनी चलाती है। विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द जेनेरिक वैल्यू चेन। जेनेरिक वैल्यू चेन में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, इनबाउंड लॉजिस्टिक होते हैं, सर्विस होती है, प्राइस नहीं होती आपकी, और ऑपरेशंस भी होते हैं। आपने वैल्यू चेन वाला पढ़ा होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं, एक प्रोसेस होती है, पूरा आपको यहाँ पे दे भी रखा, ठीक है। आराम से पढ़ लेना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व, क्या देखो दो चीजें होती हैं। अगर आपका सेम सप्लाई कर्व ही क्या कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो एक्सपेंशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इंक्रीज या डिक्रीज होना। तो अपवर्ड जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर डाउनवर्ड आ रहा होता है तो क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और अगर सर्क जाता है यानी कि एक से दूसरा चला जाता है अगर आपका सप्लाई कर्व, तो वो आपका क्या होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 विच क्लोज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। ये जो मैंने पहले क्वेश्चन करवा रखे हैं आपके यूट्यूब पे, उसी में से आया है कि आपका 2013 के एक्ट में किस कैपिटल क्लोज को हमने हटा दिया, तो नोवेशन क्लोज को हमने क्या कर दिया, अब रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया है। और आज का 148 क्वेश्चन आपका है, इफ ए डिविडेंड ऑफ द 40% इज डिक्लेयर वेयर द शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और इसका 40% हमने एज ए डिविडेंड बांट दिया, यानी कि 40 तो आपका पे आउट रेशियो हो गया और 60 आपका क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो हो गया। तो 10 में से 40% दे दिया तो 4 रुपए दे दिए, ठीक है। मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है, 50 रुपए दे रखी है। आपको क्या निकालनी है, एक्चुअल रिटर्न निकालनी है, निकाल दो, क्या दिक्कत है इसमें। 8 रुपए आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 8%, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को कब एक स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मिला था, दर्जा मिला था भाई। अब ये तो सबको पता है 1992 में मिला था, लेकिन यहाँ आगे कंफ्यूजन हो जाता है कि सेबी वाला टॉपिक भी क्या ही पढ़ेंगे। अब दिक्कत आ गई भाई, जनवरी में भी मिला था, चल मान लिया, अब 1992 में भी मिला था, 2 आंसर फिर भी कट गए 91 वाले। अब आता कि 30 जनवरी को मिला था कि 29 जनवरी को मिला था, है ना, हो जाता ना, उस टाइम पे याद नहीं आता, अब तो आपको हो सकता है याद भी होगा। तो 30 जनवरी को मिला था, इसलिए जितने भी एक्ट है वो कब फोर्स में आए आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है, कब फोर्स में आए आपको अच्छे से देखने हैं। उसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका 150 क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्स एक्सिस ऑफ द G9 सेल मैट्रिक्स। देखो एक ही क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी हैं। G9 सेल से हमारा एक क्वेश्चन पहले आ चुका है कि आपने क्या कर रखा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो घटिया है लेकिन आपने हाई प्राइस क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है, रिप ऑफ स्ट्रेटजी होती है, तो ये बता रखी है। तो यहाँ पे इसने पूछा कि दोनों साइड एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या चीजें आती है, तो क्या आती है, एक तो आपकी यूनिट स्ट्रेंथ आती है और दूसरी आपकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस आती है। क्या आती है, आपकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस आती है। तो आज हमारा ये क्या होता है, 2019 वाले पेपर का हमने डीप एनालिसिस किया। आई होप सो आपको पसंद आई होगी हमारी क्लास। अगर आपको आगे भी पेपर का एनालिसिस चाहिए 25 तक, या इसके एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वो सारे टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। मैं उनका एक मैराथन बना के आपको क्या है करवा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।